गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हो आप लोग? एकदम बढ़िया। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे के सेक्शंस को पढ़ते हैं। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके इस चैप्टर का। इससे मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इसको बहुत ही अच्छे से करेंगे। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ये डिफाइंड है सेक्शन 149 सब सेक्शन 6 में हमारे कंपनीज एक्ट 2013 में। इसका डेफिनेशन क्या है सबसे पहले वो देखते हैं। An independent director means a director other than, क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान रखिएगा। other than a managing director, whole time director or a nominee director who doesn't have any material or pecuniary relationship with the company or the director। ठीक, बोल रहा है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर वो होगा जो कि एक डायरेक्टर होगा अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर, और जिसका कोई भी किसी भी प्रकार का कोई रिलेशनशिप नहीं होगा हमारे कंपनी से या डायरेक्टर से। किसी भी तरह का कोई रिश्ता नहीं होगा और ना ही कोई पिक्यूनरी रिलेशनशिप होगा कंपनी से या डायरेक्टर से। ठीक है, पिक्यूनरी रिलेशनशिप का मतलब होता है मॉनिटरी टर्म्स में। ठीक है, पैसे संबंधी कोई भी रिलेशन नहीं होना चाहिए, ना तो कंपनी से ना ही तो कंपनी के किसी भी डायरेक्टर से। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग एप्लीकेबिलिटी। सेक्शन 149 सब सेक्शन 4। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना किस किस कंपनी को मैंडेटरी होगा? एक तो लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में वैसी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या वैसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो, या वैसी पब्लिक कंपनी जिसका आउटस्टैंडिंग लोन, डिबेंचर्स या डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा हो। 50 करोड़ से ज्यादा, ठीक है, एक्सीडिंग रुपीज 50 करोड़ लिखा हुआ है यहाँ पे, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, if a company ceases to fulfill the three conditions for the 3 consecutive year, it shall not require to appoint independent director। इसको बहुत अच्छे से मैं समझाती हूँ एक एग्जाम्पल के थ्रू। इसको एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लो किसी कंपनी का 2018 में पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ है, टर्नओवर 200 करोड़ है, आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर, डिपॉजिट 55 करोड़ है। ठीक है, तो ये सारे कंडीशन को फुलफिल कर रहा है आईडी के लिए, तो हम आईडी अपॉइंट करेंगे। वो 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक रहेगा, लेकिन ये 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक, ये तीनों ईयर तक, कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, 19, 20, 21 तीनों ईयर्स में कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हुआ है। देखो आप, कोई भी कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इन दैट केस 2022 में, ठीक है, हमको आईडी रखने की कोई नेसेसिटी नहीं है। अगर 3 कंसेक्यूटिव ईयर तक हमने अगर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं किया है जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने के लिए चाहिए था, तो हमको उसके नेक्स्ट ईयर 2022 में कोई भी जरूरत नहीं है कि हम आईडी को अपॉइंट करें। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग किस किस कंपनी में कितने इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। लिस्टेड कंपनी के केस में एटलीस्ट 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर्स। ठीक है, टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर, मान लो आपके कंपनी में टोटल नंबर ऑफ डायरेक्टर 15 है, तो 15 का 1/3 कितना हो गया? 5। तो 5 आपको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखने हैं, और अगर फ्रैक्शन में आया तो उसको राउंड ऑफ कर देंगे 1। ठीक है, पब्लिक कंपनी के केस में एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होना चाहिए। एक बार फिर से देख लेते हैं ऊपर से जितना अभी हम लोगों ने पढ़ा है, एप्लीकेबिलिटी से देखते हैं किस किस कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रखना होगा। लिस्टेड कंपनी और पब्लिक कंपनी। पब्लिक कंपनी के केस में वो सब पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा हो, वैसी पब्लिक कंपनी जिसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा हो। ठीक है, आउटस्टैंडिंग लोन, डिवेंचर या डिपॉजिट एक्सीड कर रहा हो 50 करोड़ से। इसको बहुत ध्यान से याद रखिएगा, एप्लीकेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आगे देखते हैं अब हम लोग। मान लो वैकेंसी हो गई, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की मृत्यु हो गई या किसी भी रीजन से वैकेंसी आ गई, तो वो वैकेंसी कब तक फुलफिल कर लेनी है? नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग तक, या विद इन 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी, दोनों में से जो भी लेटर हो। कुछ याद आ रहा है? वुमेन डायरेक्टर के केस में भी हमने वैकेंसी को फुलफिल करने का यही क्राइटेरिया पढ़ा था। नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग और 3 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ वैकेंसी, विच एवर इज लेटर। ठीक है, डिक्लेरेशन ऑफ इंडिपेंडेंस बाय इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, सेक्शन 149 सबसेक्शन 7।
ये सेक्शन क्या बोलता है, जो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर है उसको डिक्लेरेशन देना होगा कि वो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, कब देना होगा, हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, जब उसका अपॉइंटमेंट हुआ है उसके बाद जो बोर्ड मीटिंग होगी, ठीक है, उसमें उसको डिक्लेरेशन देना होगा। फर्स्ट बोर्ड मीटिंग एवरी ईयर, जब भी फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग हो रही है उस साल में उसको देना होगा। whenever there is changes in circumstances, जब कभी भी कुछ चेंजेस होगा, इन दैट केस भी उसको डिक्लेरेशन देना होगा कि मैं इंडिपेंडेंट हूँ या नहीं हूँ, अपना डिक्लेरेशन देना होगा इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को। ठीक है, एक बार फिर से देखते हैं, हिज फर्स्ट बोर्ड मीटिंग आफ्टर अपॉइंटमेंट, जब भी उसका अपॉइंटमेंट हुआ उसके पहले उसके बाद जो उसका फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगा, जब भी फाइनेंशियल ईयर मेरा खत्म हुआ उसके बाद जो फर्स्ट बोर्ड मीटिंग होगी उसमें, और जब भी कुछ चेंजेस हुआ कोई सर्कमस्टांसेस में, तो उसको अपना लेटर देना होगा, डिक्लेरेशन देना होगा कि भैया मैं इंडिपेंडेंट हूँ। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 149 सबसेक्शन 9, रिम्यूनरेशन। रिम्यूनरेशन बाय वे ऑफ फी के रूप में हम लोग कुछ रिम्यूनरेशन दे सकते हैं। मान लो आपकी कंपनी में मीटिंग है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आया, तो कोई फ्री में थोड़ी आपका आके मीटिंग कंडक्ट करवा देगा या मीटिंग में पार्टिसिपेट करेगा। आप उसको कुछ फी तो दोगे, वो अपना इंटेलिजेंस दे रहा है आपको, तो कुछ फी तो देना होगा। रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस, जो उसका आने जाने में जो खर्च हुआ, अगर वो कहीं पे आपके कंपनी का कहीं बाहर में मीटिंग है, वहां पे वो रह रहा है किसी होटल में, तो वो जितना भी एक्सपेंसेस होगा आप उसको रिम्बर्स करोगे। प्रॉफिट रिलेटेड कमीशन अप्रूव्ड बाय मेंबर्स होना चाहिए। यहाँ पे एक चीज ध्यान रखने वाली बात है, ही इज नॉट इंटाइटल्ड टू स्टॉक ऑप्शंस, ईशॉप वगैरह आप उसको नहीं दे सकते हो। ठीक है, टेन्योर देखते हैं हम लोग, सेक्शन 149 सबसेक्शन 10, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट 5 ईयर्स के लिए होता है। ठीक है, 5 ईयर्स के लिए हम उसको अपॉइंट करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए हम लोग उसको फिर से रीअपॉइंट कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रिजोल्यूशन। 10 ईयर्स हो गए टोटल, लेकिन जब ये मेरा 5 ईयर्स प्लस 5 ईयर्स कंप्लीट हो गया, उसके बाद का जो 3 ईयर्स है उसको हम लोग बोलते हैं कूलिंग पीरियड। ठीक है, इस कूलिंग पीरियड में इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए कंपनी से, आइदर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, किसी भी तरह का कोई एसोसिएशन नहीं होना चाहिए। मान लो 10 साल हो गया कंप्लीट, तो अब आप बोलते हो ये जो कूलिंग पीरियड चल रहा है ना उसमें हम कंपनी के एम्प्लॉय बन जाते हैं, तो ये नहीं हो सकता है। और जब ये कूलिंग पीरियड मेरा 3 ईयर्स खत्म हो गया उसके बाद आप फिर से अपॉइंट हो सकते हो। ठीक है, रिटायर बाय रोटेशन डजंट अप्लाई टू इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ठीक है, रोटेशन से रिटायरमेंट नहीं हो सकता है इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, ये आगे पढ़ेंगे हम लोग। एक पॉइंट यहाँ क्या बोला है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और जो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर shall be liable only for the acts occurred within his knowledge and consent। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर और नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर जो कि प्रमोटर और केएमपी नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ उन्हीं एक्ट्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे जो उनके नॉलेज और उनके कंसेंट से हुआ है, या फिर जो उनकी गलती के कारण, उनकी नेग्लिजेंसी के कारण हुआ है। ठीक है, सेक्शन 150 ये बोलता है मैनर ऑफ सिलेक्शन ऑफ आईडी एंड मेंटेनेंस ऑफ डाटा बैंक ऑफ आईडी। ये बहुत ही छोटा सा हमारा एक सेक्शन है, इसको देखते हैं। जो भी पर्सन इलिजिबल हो और विलिंग हो कि वो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की तरह काम करे, उनका नाम डाटा बैंक में आ जाता है। आजकल के डेट में एक एग्जाम होता है, वो एग्जाम हमको पास करना पड़ता है, उसके बाद ही हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन जाएंगे। ठीक है, उसके बाद ही हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर बन सकते हैं। जब एग्जाम पास कर लेते हैं तो आपके बाद उसके बाद आपका जो नाम है वो डाटा बैंक में आ जाता है। अब जो भी कंपनी को इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की जरूरत है वो डाटा बैंक से इंडिविजुअल्स का नाम देख लेता है, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर का नाम देख लेता है, उसमें से किसी एक बंदे को सेलेक्ट करता है। डाटा बैंक में आपकी क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस, सारी चीजें शो करती है। अब ये डाटा बैंक को कौन मेंटेन करता है, वो बॉडी, इंस्टीट्यूट या एसोसिएट जिसको सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाइड किया है। ठीक है, अब कंपनी जब इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट करती है डाटा बैंक से देखकर, इन दैट केस वो कंपनी की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो जिस भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रही है उसका वो ड्यू डिलिजेंस कर ले। ठीक है, क्योंकि डाटा बैंक में उस बंदे के बारे में आपको सारी चीजें पता नहीं चलेगी, उसका क्या क्वालिफिकेशन है यही सिर्फ पता चलेगा, थोड़ी मोड़ी जानकारी वहां से मिलेगी। लेकिन अगर आपको किसी को अपॉइंट करना है तो उसके बारे में सारा कुछ आपको खुद से ही करना होगा, सारा ड्यू डिलिजेंस आपको खुद से ही करना होगा। ठीक है,
एडिशनल डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 1। यहाँ नाम से ही पता चल रहा है एक तो डायरेक्टर है, उसके बाद हम लोगों ने किसी को अपॉइंट किया है, ठीक है, एडिशनल डायरेक्टर। जैसे कि मान लो अगर आप कोई कंपनी में काम करते हो, एज ए ट्रेनी अगर आप काम करोगे तो जब एनुअल फाइलिंग का समय रहेगा, ठीक है, तो कंपनी में वर्कलोड बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उस समय क्या होता है, हम किसी को अपॉइंट करते हैं उस क्वालिफिकेशन का कि वो हमारा काम जो है, जो वर्कलोड है, उसको शेयर कर सके, ठीक है। तो उसी तरह डायरेक्टर तो है कंपनी में, वर्कलोड बढ़ गया है तो हम एक एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं फॉर फ्यू डेज, ठीक है। ये कब कर सकते हैं, जब हमारा एओए है ये पावर देता है बोर्ड को, बीओडी, तब हमारा एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट कर सकता है जब एओए ये पावर देती है हमारे बोर्ड को, ठीक है। उसके बाद बात हो रही है, उसके बाद बात हो रही है कि इसका टेन्योर कब तक होगा, कितने दिनों के लिए हम एडिशनल डायरेक्टर को अपॉइंट करते हैं। डेट ऑफ नेक्स्ट एजीएम और लास्ट डेट ऑन विच एजीएम शुड हैव बीन हेल्ड विच एवर इज अर्लियर। इसको अच्छे से समझते हैं हम एक एग्जाम्पल के थ्रू। यहाँ देखिए, मान लीजिए आज 25 मई है, तो हमारा एजीएम होने का डेट कब है, 30 सितंबर। लेकिन 30 सितंबर को नहीं करके हम लोगों ने उसको कब किया, 10 अक्टूबर, ठीक है। तो दोनों में से जो भी अर्लियर होगा, जो पहले होगा, मतलब कि 30 सितंबर, ठीक है, ये डेट, विच एवर इज अर्लियर। बोला गया है कि जब एजीएम होने का डेट है और जब एजीएम हुई, उन दोनों में से जो भी डेट अर्लियर होगा, तो एजीएम होना कब चाहिए था, 30 सितंबर को, लेकिन हमारा एजीएम हुआ कब है, 10 अक्टूबर को। तो इन दोनों में से जो पहले हुआ, जो अर्लियर हुआ, ठीक है। अब देखो एक पॉइंट क्या है, हु इज नॉट अपॉइंटेड एज एडिशनल डायरेक्टर, किसको हम एडिशनल डायरेक्टर नहीं अपॉइंट कर सकते, ठीक है। ए पर्सन हु फेल्स टू गेट अपॉइंटेड एज ए डायरेक्टर इन जनरल मीटिंग, एक बंदा जिसको हम लोगों ने जनरल मीटिंग में डायरेक्टर अपॉइंट करने से मना कर दिया है, ठीक है, उसको हम लोग एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो पब्लिक कंपनी हो चाहे वो प्राइवेट कंपनी हो, ठीक है। मान लो एक मीटिंग हुई, उसमें किसी बंदे को हम लोगों ने एज ए डायरेक्टर अपॉइंट करना मना कर दिया कि भाई इसको हम लोग एज ए डायरेक्टर अपॉइंट नहीं करेंगे किसी जनरल मीटिंग में, तो उस बंदे को हम एडिशनल डायरेक्टर नहीं बना सकते, ठीक। बोर्ड को जब भी सही लगेगा तो वो एक एडिशनल डायरेक्टर अपॉइंट करती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अल्टरनेट डायरेक्टर सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। ये एक्ट बोलता है, ये सेक्शन बोलता है कि हम अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हैं। कब अपॉइंट कर सकते हैं, अगर हमारा एओए ऑथराइज करे तो, ठीक है, या एक रिजोल्यूशन पास हो कंपनी में जनरल मीटिंग में, एक रिजोल्यूशन पास होगा कंपनी में इन जनरल मीटिंग, तब हम एक बंदे को अपॉइंट कर सकते हैं एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर। अब कौन सा बंदा अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं हो सकता है, जिस बंदे ने ऑलरेडी कहीं पे होल्ड किया हो अल्टरनेट डायरेक्टरशिप, जो बंदा ऑलरेडी कहीं पे किसी कंपनी का अल्टरनेट डायरेक्टर है, तो उसको हम एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर अपनी कंपनी में अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक है। या फिर जो बंदा हमारी कंपनी में एज ए डायरेक्टर काम कर रहा हो, तो उसको भी हम एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट नहीं कर सकते, ठीक। जो बंदा ऑलरेडी किसी कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर हो या जो हमारी कंपनी में डायरेक्टर हो, उसको एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर हम अपॉइंट नहीं कर सकते। बात यहाँ ये उठती है, अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट करने की नेसेसिटी क्या है। मान लो जो हमारा डायरेक्टर है वो कुछ टाइम के लिए कहीं बाहर चला गया, ठीक है, तो उनके बिहाफ में अगर हम किसी को अपॉइंट कर रहे हैं उनका काम देखने के लिए, उसको क्या बोलते हैं, हम अल्टरनेट डायरेक्टर, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 161 सबसेक्शन 2। अल्टरनेट डायरेक्टर ये किस किस कंपनी को एप्लीकेबल होगा, मतलब कौन कौन सी कंपनी है जो अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकती है। हर वो कंपनी चाहे वो पब्लिक हो या प्राइवेट। अब क्या क्या कंडीशंस है जिसके अंडर हम अपॉइंट कर सकते हैं किसी अल्टरनेट डायरेक्टर को। पहला क्या बोलता है, जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ ए कंपनी मस्ट बी ऑथराइज बाय इट्स आर्टिकल, आर्टिकल में ऑथराइज होना चाहिए कि आप एक अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर सकते हो, या एक रिजोल्यूशन पास हो कंपनी में जनरल मीटिंग में, या एक रिजोल्यूशन पास करके जनरल मीटिंग में आप अपॉइंट कर सकते हो, ठीक है।
जो भी पर्सन को आप अपॉइंट कर रहे हो अल्टरनेट डायरेक्टर, जिसके प्लेस पे अपॉइंट कर रहे हो, वो बंदा एब्सेंट होना चाहिए इंडिया से फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 3 मंथ्स। ठीक, 3 मंथ से लेस नहीं होना चाहिए, 3 मंथ से ज्यादा हो सकता है। मान लो कोई डायरेक्टर आपका इंडिया से बाहर है, उसके प्लेस पे आप किसी अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हो ना, तो वो कितने पीरियड के लिए बाहर होना चाहिए? नॉट लेस देन 3 मंथ्स। अब क्या बोल रहा है? द पर्सन टू बी अपॉइंटेड एज एन अल्टरनेट डायरेक्टर शैल बी अ पर्सन अदर देन अ पर्सन holding any alternate directorship for any other director in the company or holding directorship in the same company। यहाँ पे बोल रहा है जिस बंदे को आप एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो, वो अल्टरनेट डायरेक्टर किसी अदर कंपनी में ऑलरेडी नहीं होना चाहिए, या वो आपकी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक, जिस बंदे को आप अपनी कंपनी में एज ए अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो ना, वो किसी अदर कंपनी में अल्टरनेट डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, या फिर वो आपकी कंपनी का डायरेक्टर नहीं होना चाहिए। ठीक है। इफ इट इज सपोज टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर टू एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, मान लो आपका इंडिपेंडेंट डायरेक्टर आउट ऑफ इंडिया है, ठीक है, और उसके बिहाफ में आप अल्टरनेट डायरेक्टर अपॉइंट कर रहे हो ना, इन दैट केस भी जो अल्टरनेट डायरेक्टर होगा उसको इंडिपेंडेंट होना चाहिए। इंडिपेंडेंट होना चाहिए इन सेंस कंपनी के साथ और किसी भी डायरेक्टर के साथ कोई भी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए, कोई पिक्यूनियरी रिलेशनशिप नहीं होना चाहिए। ठीक, जो हम लोगों ने ऑलरेडी पढ़ा था इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के केस में। जो बातें अभी हम लोगों ने ऊपर पढ़ी वही बातें यहाँ पे कंडीशंस में लिखी हुई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पावर टू अपॉइंट, द मोड may appoint an alternate director only if it's authorized by the articles। अगर हमारे आर्टिकल्स ने ऑथराइज किया है तो बोर्ड उसको अपॉइंट करेगा, या एक ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन पास होगा जनरल मीटिंग में, 51% से ज्यादा वोट देके उसको अपॉइंट करेंगे। अब क्या बोल रहा है? द राइट टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर वेस्ट इन द बोर्ड, बोर्ड अपॉइंट करेगा, बोर्ड के पास पावर है। द ओरिजिनल डायरेक्टर हैज नो राइट टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर। यहाँ पे क्या बोल रहा है? जो ओरिजिनल डायरेक्टर है, जिसके प्लेस में हम अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट कर रहे हैं ना, उसके पास पावर नहीं है कि वो बताए कि किसको अल्टरनेट डायरेक्टर आप अपॉइंट कर लो। द मेंबर हैव नो राइट टू अपॉइंट एन अल्टरनेट डायरेक्टर, जो मेंबर होंगे कंपनी के, उनको राइट नहीं है कि वो अपॉइंट कर ले अल्टरनेट डायरेक्टर को। वो क्या कर सकते हैं? वो पावर दे सकते हैं डायरेक्टर्स को कि भाई तुम लोग अपॉइंट कर लो अल्टरनेट डायरेक्टर को। ठीक है। Method of appointment. There is no condition that an alternate director shall be appointed only by passing a resolution at a board meeting। बोल रहा है सिर्फ बोर्ड मीटिंग में बीआर पास करके आप अपॉइंट नहीं कर सकते हो अल्टरनेट डायरेक्टर को। Therefore an alternate director can be appointed by passing a resolution by circulation। ओआर पास करके भी आप अपॉइंट कर सकते हो, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन एट जनरल मीटिंग। टर्म ऑफ ऑफिस, कितने टर्म के लिए हम लोग उसको अपॉइंट करेंगे अल्टरनेट डायरेक्टर को? Not exceeding the term permissible to the original director। An alternate director shall not hold office for a period longer than that permissible to the director in whose place he has been appointed। If the original director ceases to be a director by reason of death or vacation of office under section 167, the alternate director shall immediately cease to hold his office। The alternate director shall vacate his office when the original director in whose place he has been appointed returns to India। ये क्या बोल रहा है? जिसके प्लेस में, जिस ओरिजिनल डायरेक्टर के प्लेस में हमने अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया था, वो ओरिजिनल डायरेक्टर अब वापस आ गया इंडिया में। ठीक है, तो जो अल्टरनेट डायरेक्टर है उसका जो पीरियड था वो खत्म हो जाएगा, या फिर जो हमारा डायरेक्टर था उसका रिटायरमेंट का पीरियड अभी मान लीजिए 5 मंथ्स और बाकी है, और उसके प्लेस में हमने अल्टरनेट डायरेक्टर को अपॉइंट किया है, तो अल्टरनेट डायरेक्टर का पीरियड भी वो 5 मंथ्स ही होगा। ठीक है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 3 नॉमिनी डायरेक्टर। ये सेक्शन बोलता है कि किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है। ठीक है, मान लो किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आपका एग्रीमेंट हुआ है कि आपको एक नॉमिनी डायरेक्टर अपॉइंट करना है। जैसे कि मान लो आपकी कोई कंपनी है, उसमें सेंट्रल गवर्नमेंट ने या स्टेट गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा पैसा लगाया है, उसकी बहुत ज़्यादा शेयर होल्डिंग है आपकी कंपनी में। इन दैट केस वो अपनी तरफ से एक नॉमिनी डायरेक्टर को नॉमिनेट कर सकता है आपके बोर्ड के लिए कि आप उसको अपॉइंट कर लो।
ताकि सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सके, नॉमिनी डायरेक्टर के थ्रू आपकी कंपनी को मॉनिटर कर सके कि आप क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिसीजन हो रहे हैं। ठीक है। सेक्शन 161 सबसेक्शन 4, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर इन कैजुअल वैकेंसी। डायरेक्टर की मृत्यु हो गई जब उसका डेट ऑफ एक्सपायर होने था उसके पहले ही, ठीक है, बीच में ही उसकी मृत्यु हो गई या किसी भी रीजन से वैकेंसी आ गई, ठीक है, इन दैट केस उसको क्या बोलते हैं, कैजुअल वैकेंसी। उसको हम फिल करेंगे, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर फिल करेगा एक मीटिंग में। वो मीटिंग अप्रूव होने चाहिए हमारे मेंबर्स से। ठीक है, आगे देखते हैं क्या बोल रहा है। आगे बोलते हैं, द पर्सन हु अपॉइंटेड शैल होल्ड ऑफिस ओनली अप टू द डे up to which the director in whose place he has been appointed would have held office if he had not vacated as aforesaid। इसका मतलब है जो रियल डायरेक्टर था, जो ओरिजिनल डायरेक्टर था, जिसके प्लेस में आपको अपॉइंट किया गया है, उसका टेन्योर अगर 5 साल का था और वो 2 साल काम किया, उसके बाद कैजुअल वैकेंसी हो गई, तो उसका पीरियड जो 5 साल का था ना, तो 2 साल तो वो करके गया है, और 3 साल जो बचा हुआ है वो 3 साल तक ही आपको काम करना होगा। ठीक है। एडिशनल डायरेक्टर, अल्टरनेट डायरेक्टर, नॉमिनी डायरेक्टर और ये जो कैजुअल वैकेंसी में जो अपॉइंटमेंट होगा डायरेक्टर, ये सब का अपॉइंटमेंट कौन करेगा, बोर्ड। ठीक है। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू, कीप सपोर्टिंग।